मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय शासन। डॉक्टर सोनल चौहान। मुगलकालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था। मुगलों के राजस्व सिद्धांत का मूलाधार शरीयत था। शरीयत कुरान एवं हदीस का सम्मिलित नाम था। बाबर ने राजस्व संबंधी विचार प्रकट करते हुए कहा था कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। बादशाह के लिए एकांतवास या आलसी जीवन उचित नहीं है। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल बादशाहों को खलीफा के नाम मात्र के आधिपत्य से भी मुक्त कर दिया। अब वे किसी विदेशी सत्ता अथवा व्यक्ति के अधीन नहीं रह गए। हुमायूं बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था। उसके अनुसार सम्राट अपनी प्रजा की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार ईश्वर पृथ्वी के समस्त प्राणियों की रक्षा करता है। अकबरकालीन मुगल राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या अबुल फजल ने आईने अकबरी में की है। अबुल फजल ने अकबरकालीन राजत्व का विवेचन करते हुए लिखा है, राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ विद्यमान हो। अबुल फजल के अनुसार राज सत्ता परमात्मा से फूटने वाला तेज और विश्व प्रकाशक सूर्य की एक किरण है। मुगल बादशाहों ने निसंदेह बादशाह के दो कर्तव्य माने थे, जहाँ बानी और जहाँगिरी। जहाँ बानी का मतलब राज्य की रक्षा और जहाँगिरी का मतलब अन्य राज्यों पर अधिकार। अबुल फजल ने जिस राजत्व सिद्धांत का समर्थन किया है उसके अनुसार बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि तथा पृथ्वी पर ईश्वर का दूत होता है और ईश्वर ने उसे साधारण मानव की अपेक्षा अधिक बुद्धि और विवेक प्रदान किया है। मुगल प्रशासन का स्वरूप। मुगल शासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीय व्यवस्था थी जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। मुगल प्रशासन तथा भारतीय तथा गैर भारतीय विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह भारतीय पृष्ठभूमि में अरबी फारसी पद्धति थी। मुगल कालीन प्रशासन में अधिकार का बंटवारा सूबेदार और दीवान के बीच मिस्र के शासकों द्वारा अपनाई गई प्रणाली पर आधारित था। राजस्व प्रणाली की दो पद्धतियाँ थीं, अति प्राचीन जो अरबी सिद्धांतों का परिणाम थी, जबकि मनसबदारी व्यवस्था जो मध्य एशिया से ग्रहण की गई थी। मुगल साम्राज्य चूँकि पूर्णतः केंद्रीकृत था, इसलिए बादशाह की शक्ति असीम होती थी। फिर भी प्रशासन की गतिविधियों को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग किया गया है।
वज़ीर मतलब वकील। बाबर और हुमायूं के समय में वज़ीर का पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। इसे सैनिक तथा असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त थे। अकबर के काल में मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाने लगा। अकबर के काल में केवल 4 ही मंत्री परिषद थे: वकील, दीवान, मीर बख्शी एवं सद्र। दूसरा है दीवान। दीवान शब्द फारसी फारसी मूल शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष वकील के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किया था। इसे वज़ीर भी कहा जाता था। यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मीर बख्शी। मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस पद का विकास अकबर के काल में ही शुरू हुआ था। मीर बख्शी का ये मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती, उसका हुलिया रखना, रसद प्रबंध, सेना में अनुशासन रखना, सैनिकों के लिए हथियारों तथा हाथी घोड़ों का प्रबंध रखना। इसके अतिरिक्त वह शाही महल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी वहन करता था। मीर सामा। अकबर ने अपने शासनकाल में इस विभाग की भी स्थापना की थी। मीर सामा घरेलू मामलों का प्रधान होता था। वह सम्राट के परिवार, महल तथा उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। यह पद बहुत ही विश्वासी व्यक्ति को दिया जाता था। यह अकबर के समय में मंत्री पद नहीं था, लेकिन बाद में इसे मंत्री पद बना दिया गया और यह इतना महत्वपूर्ण हो गया कि इसे वज़ीर का पद प्राप्त करने की आखिरी सीढ़ी माना जाने लगा। अंतःपुर के सभी महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य दरोगा के हाथों संपन्न होते थे। दस्तूर उल उमल में मीर सामा को व्यय का अधिकारी कहा गया है। सद्र उस सुदूर या फिर सद्र ए कुल, यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। उसका मुख्य कार्य दान पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि एवं वजीफ़ा प्रदान करना तथा इस्लामी कानूनों के पालन की समुचित व्यवस्था करना था। सदर उल सुदूर के को शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। सदर उस सुदूर को कभी कभी मुख्य काजी का पद भी दिया जाता था। इसके अतिरिक्त कई अन्य उच्चाधिकारी भी थे, जैसे मुहतसीब सार्वजनिक आचार नियंत्रक था। प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए औरंगजेब ने मुहतसीबों की नियुक्ति की थी। मुख्य काजी काजी उल कुजात। मुग़ल बादशाह सभी मुकदमों का निर्णय स्वयं नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने राजधानी में एक मुख्य काजी अर्थात मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था, जो मुस्लिम कानून के अनुसार न्याय करता था। मुख्य काजी की सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे, जो कानून की व्याख्या करते थे और उसी के आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। धन्यवाद।